आज हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री? इज अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्रीज कंबाइंड विथ क्रॉप्स एंड और एनिमल्स ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड। तो एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे हम लोग क्रॉप भी लगा रहे हैं, प्लांट और ट्रीज़ भी लगाए हैं, उसके बाद एनिमल को भी रेज कर रहे हैं। तो सबका मिक्स, एक टाइप का मिक्स कर रहे हैं हम लोग एक ही लैंड पे। तो वो होता है दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या क्या कंबाइन करते हैं? तो इसमें देखो प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आउटपुट्स। तो आप देख लो कि मल्टीपल आउटपुट इसमें आएगा, क्योंकि अगर एक फील्ड से आप एनिमल को रेज कर रहे हैं तो एनिमल से हम लोग का जो प्रोडक्शन मिलेगा वो हो गया, फिर आपका क्रॉप्स हो गया, फिर फ्रूट्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, तो प्लांट से बहुत सारे वेजिटेबल्स आएंगे, तो अलग अलग आउटपुट आएगा। उसके बाद मल्टीपल इंडिजिनस ट्रीज एंड श्रब्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर लो इनपुट कंडीशन। उसके बाद क्या है, हम लोग इसमें मोर कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें कंपेयर टू मोनोकल्चर। तो कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों होगा क्योंकि अगर एक पीस ऑफ लैंड पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप एनिमल रेज कर रहे हैं उसके लिए कुछ और टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, ट्रीज़ के लिए कुछ और, क्रॉप्स के लिए कुछ और, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है कि आप एक सिंगल कुछ कल्टिवेशन कर रहे हो, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब डिफिनेशन इसका देख लेते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज एनी सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम that maintains on increased total yield by combining food crops with tree crops और लाइवस्टॉक ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड। वही बात कर रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि एक सस्टेनेबल लैंड यूज होता है सिस्टम, जिसमें हम लोग एक फील्ड पे देखिए फूड क्रॉप भी उपजा रहे हैं, ट्री भी लगा रहे हैं और लाइव स्टॉक भी कर रहे हैं, और द सेम टाइम यूजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज दैट सूट द सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकल पीपल एंड द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एरिया। इसमें हम लोग इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल कंडीशन भी एरिया के देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि पीपल को वहाँ जो सूट कर रहा हो, ये भी देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का बेनिफिट क्या है? रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट। तो देखो दोस्तों, अगर मान लिया जाए हम एक फील्ड लगाएं, वहाँ पे अगर ट्री लगा दिए, हर कोई अगर मान लीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री करना शुरू कर देगा, तो जो हम लोग का प्रेशर है सिर्फ नेचुरल फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट क्या है, आप शहर में आप देखोगे बीच में तो फॉरेस्ट रहेगा नहीं, कहीं फॉरेस्ट एक एरिया रहता है, पर्टिकुलर एरिया में बहुत फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल एक किसान है वो एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहा है, तो उसमें भी पेड़ लगाएगा, तो क्या होगा? इस तरह अगर सोचिए, अगर बहुत सारे किसान होंगे जब एग्रो फॉरेस्ट्री स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो हर कोई अगर ट्री लगाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो फॉरेस्ट है उस पर थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस होगा। मोर इफिशियंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डीप रूटेड ट्रीज ऑन द साइट। जब आप खेत रहेंगे उसमें डीप रूटेड ट्रीज होगा तो मोर न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो रिसाइकल होगा, जो कि क्रॉप से नॉर्मली सही से हो नहीं पाता। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम का अच्छे से प्रोटेक्शन होगा। रिडक्शन ऑफ सरफेस रन ऑफ न्यूट्रिएंट लीचिंग एंड सॉइल इरोजन। अब मान लिया जाए अगर आप पेड़ लगाए हुए रहेगा तो देखिए इरोजन को वो रोकेगा, सरफेस रन ऑफ होता है, न्यूट्रिएंट लीचिंग होता है जो आसानी से हो जाता है, तो ये सबको वो रोक लेगा। और इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट सच एज लोअरिंग ऑफ सॉइल सरफेस टेम्परेचर एंड रिडक्शन ऑफ इवापोरेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ मल्चिंग एंड शेडिंग। अब फॉरेस्ट में होता क्या, मान लीजिए आपका फील्ड है, फील्ड में अब फॉरेस्ट क्या होता है कि उसका पत्ता गिरा, उसका सूखी टहनियाँ गिरेगी, उसके बाद होता क्या है कि जब सॉइल पे वो होगा तो ऊपर का लेयर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक सॉइल है, सॉइल के ऊपर हम लोग ट्री का जो लीव्स है, उसके बाद उसका जो स्टेम है जो सूख के गिर जाता है और एक लेयर बन जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको हम लोग पहले तो बोलते हैं मल्चिंग। उससे होता है क्या कि सॉइल से जो इवापोरेशन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि पानी ऊपर जा नहीं पाता है, तो एक लेयर बन जाता है। तो देखो इससे यहाँ पे हम लोग रोक भी रहे हैं, मॉइस्चर को उसी में रख रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर को हम लोग कंटेन कर रहे हैं। मल्चिंग वैसे बहुत टाइप का होता है, प्लास्टिक से भी मल्चिंग किया जाता है, अदर मेथड ऑफ मल्चिंग है, लेकिन ये देखो आप अगर फॉरेस्ट रहेगा, वहाँ बहुत सारे ट्रीज रहेंगे तो नेचुरल मल्चिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू एडिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेटर फॉल, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू द कॉन्स्टेबल एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोज लिटर। तो आप देखते हैं डिकम्पोज जो भी लिटर वगैरह होगा उससे क्या होगा कि सॉइल का जो है वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, जब वहाँ पे हम लोग क्योंकि लाइव स्टॉक भी रखे हैं तो जो भी लिटर डिकम्पोज होगा उससे वो बढ़ेगा ही। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसका देख लेते हैं दोस्तों। इंक्रीमेंट इन एन आउटपुट ऑफ फूड, फ्यूल, वुड, फॉडर, फर्टिलाइजर एंड टिम्बर।
तो यहाँ पे देखिए सब कुछ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। टिम्बर लकड़ी भी आसानी से आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको फॉरेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फर्नीचर यूज़ करते हैं तो इसके लिए जंगल काटते हैं, तो उस पर फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन जब हम लोग अपने ही फील्ड में अगर पेड़ उगाएंगे तो टिम्बर का भी यूज ले सकते हैं, फ्यूल वुड का भी ले सकते हैं, फूड भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद है रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ टोटल क्रॉप फेल्यूर विच इज कॉमन टू सिंगल क्रॉपिंग और मोनोकल्चर सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लिया जाए एक किसान है, उसने एक सीजन में कोई क्रॉप लगाया, पार्टिकुलर क्रॉप, मान लीजिए हमने लगाया वीट। अब क्या हुआ कि रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो गया या टेम्परेचर के कारण कोई भी वैसा फिनोमिनन देख लो जिसके कारण वो क्या हुआ कि उसका क्रॉप फेल कर गया, तब वो किसान क्या हो गया, उसका तो पैसा चला गया, क्रॉप फेलवर हो गया। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पेड़ भी है, ट्री भी है, लाइव स्टॉक भी है, क्रॉप भी है। तो अगर कोई एक पार्टिकुलर क्रॉप फेल भी होता है तो अदर जो क्रॉप हम लोग किए हुए हैं सिस्टम एनिमल से या प्लांट से, उससे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, तो टोटल फेलुअर कभी नहीं होगा। उसके बाद है इंक्रीज इन लेवल ऑफ फार्म इनकम ड्यू टू इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन प्रोडक्टिविटी। और फार्म इनकम में क्या बोलते हैं, इम्प्रूव होगा क्योंकि सस्टेन प्रोडक्टिविटी होगा। उसके बाद देखिए सोशल बेनिफिट क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन रूरल लिविंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हायर इनकम। अब देखो दोस्तों, जब हर कोई करना शुरू करेगा तो यहाँ इंप्रूवमेंट होगा लिविंग स्टैंडर्ड में। क्योंकि आप देखो अगर एक किसान अगर एक क्रॉप इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर वो डूब गया तो पैसा नहीं आया, फिर वो और कर्ज में डूबा चला जाता है, तो इस तरह उसका स्टैंडर्ड तो अप होल्ड अप कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग इस तरह देखें तो ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ड्यू टू इंक्रीज क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फूड आउटपुट्स। तो अलग अलग डाइवर्सिटी इसमें रहेगा तो ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट हेल्थ भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द नीड टू शिफ्ट साइट्स ऑफ फार्म एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, टू यूटिलाइज द अवेलेबल फार्म रिसोर्स प्रॉपरली। तो अवेलेबल फार्म रिसोर्स है उसको हम लोग यूटिलाइज सही से कर सके। टू मैक्सिमाइज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉडर फ्यूल। तो जो हम लोग है प्रोडक्शन पर यूनिट जो प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैक्सिमाइज कर सकें। टू ऑप्टिमाइज बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। टू चेक सॉइल इरोजन, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पेड़ रहेगा, अगर मान लीजिए क्रॉप में सॉइल इरोजन है, अगर आप उसके साइड में पेड़ लगा दो तो सॉइल इरोजन को वो होने नहीं देगा। कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, मल्चिंग के थ्रू सॉइल मॉइस्चर हम लोग कंजर्व कर ही ले रहे हैं। और सॉइल फर्टिलिटी, मान लीजिए जो लिटर होगा, काउडंग वेस्ट होगा, वो वहीं पे फील्ड में यूज हो जाएगा। ऐसे आप देखते हो ऑर्गेनिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, किसान जो दोस्त हमारे हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो अलग से काऊ डंग लाते हैं, वो अपने खेत में डालते हैं, इससे क्या होता है, फर्टिलिटी मेंटेन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहीं पे लाइव स्टॉक भी रखे हुए हैं, तो उसका जो भी काऊ डंग है, वेस्ट है, हम लोग वहीं यूज कर ले रहे हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी भी इससे अच्छा हो रहा है। अगर मान लिया जाए फॉरेस्ट का ट्री का लीफ है, वो सब स्टेम है, वो सब भी सूख के गिर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वो भी सॉइल में मिक्स हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ एग्री फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहला जो टर्म है, याद रखना, टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री क्या हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, और सिल्वीकल्चर क्या हो गया, फॉरेस्ट क्रॉप। तो ये एग्री सिल्वीकल्चर में हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप का करते हैं, इसको बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। सेकेंड है सेल्वो पेस्टल सिस्टम। सेल्वो मतलब क्या है, सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पेस्चर मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, जो हम लोग यूज करेंगे लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है एग्रो सिल्वो पेस्टल सिस्टम, इसमें तीनों को मिक्स कर दिए दोस्तों, एग्री क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पेस्चर मैनेजमेंट। अब आगे इसी को अच्छे से देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ एग्री सिल्वीकल्चर का ये फोटो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में क्रॉप है, साइड में ट्री लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर इंटर क्रॉप विथ ट्री क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्रॉप इंटर क्या कहता है, ट्री क्रॉप से। अब देख लिया यहाँ साइड में ट्री क्रॉप लगा दिया गया, उसके साइड में फिर से एग्रीकल्चर क्रॉप लगा दिया गया। इससे होता क्या है, प्रोडक्शन अच्छे से होता है, इरोजन नहीं होता है। अगर मान लीजिए बहुत तेज विंड भी चला तो देखिए अगर साइड से विंड आएगा तो क्रॉप को ऐसे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लेकिन अब प्लांटिंग एज ए बैरियर काम करेगा। तो दोस्तों ये सब फायदे होते हैं एग्री सिल्वीकल्चर में, एग्रो फॉरेस्ट्री में और एग्री सिल्वीकल्चर में। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल्वो पेस्टोरल। इसमें क्या है, देखिए एक लैंड है, वहाँ पे आप क्रॉप देख रहे हो, फॉरेस्ट है, और वहाँ पे ये लाइव स्टॉक भी
है। तो इसका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वुडी प्लांट्स कंबाइंड विद पेस्चर इज रेफर टू सिल्वी पेस्चर सिस्टम। द ट्रीज एंड सर्ब्स में बी यूज प्राइमरली टू प्रोड्यूस फॉडर फॉर लाइव स्टॉक और दे में बी ग्रोन फॉर टिम्बर, फ्यूल वुड, फ्रूट और टू इम्प्रूव द सॉइल। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक अगर मान लीजिए ट्री लगा रहे हैं एक फॉरेस्ट टाइप का, तो पर्पज़ क्या रहता है उगाने का, या तो हम इसलिए उगाते हैं कि हम लोग का जो लाइव स्टॉक है उसको खिला सके, खाना दे सके, नहीं तो टिम्बर पर्पस, लकड़ी के पर्पस के लिए कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फ्यूल वुड के लिए या फ्रूट के लिए हम लोग कर सकते हैं यूज, या सॉइल का इंप्रूवमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सॉइल का इंप्रूवमेंट ट्री से कैसे होता है, क्योंकि ये जो भी इसका पार्ट्स गिरता है, डिकम्पोज होता है, सॉइल में मिलता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स इसका इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है एग्रो सिल्वोपेस्टरल सिस्टम। तो दोस्तों एक क्या है एग्रो सिल्वोपेस्टरल सिस्टम, इसमें हम लोग देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ वुडी पेरेनियल कंबाइंड विद एनुअल एंड पेस्चर इज रेफर्ड एज एग्रो सिल्वोपेस्टरल सिस्टम। जैसा कि इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि क्रॉप भी है, देखिए क्रॉप भी है, ट्री भी है। आप देखो क्रॉप भी है, ट्री भी है, लाइव स्टॉक भी है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप एक फार्म पे सब कुछ कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए इसमें से आप ये देख लो कि अगर एक क्रॉप है वो डैमेज हो गया, अगर क्रॉप डैमेज हो गया तो ट्री और लाइव स्टॉक है, उससे जो भी ये किसान का फार्म है या किसी इंसान का फार्म है वो उससे मैनेज कर लेगा, प्रॉफिट को मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सिंगल ही सोर्स है इनकम का, वही डैमेज हो जाए तो आप फिर कैसे कर पाओगे, फिर मतलब आपका ना ही कंडीशन सही हो पाएगा, आपका बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आजकल दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर एक किसान का आप देखते होंगे कि कभी किसान मार्केट में ये सब्जी फेंक रहा है, कभी दूध ये कर रहा है क्योंकि रेट प्राइस गिर गया, लेकिन यहाँ पे देखो आप मिक्स है फार्मिंग एक टाइप का, सब कुछ एक साथ चल रहा है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, सॉरी। तो अरेंजमेंट कैसा होता है, तो एक होता है स्पेशियल अरेंजमेंट, एक होता है टेम्पोरल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है कि एक लैंड है, अब लैंड में मान लीजिए कुछ कुछ एरिया दे दिया गया, ठीक ना, उस कुछ एरिया में मान लीजिए किसी में आपका प्रोड्यूस हो रहा है लाइव स्टॉक, किसी में ट्री लगा हुआ है, किसी में प्लांट है, किसी में फ्यूल वुड है, किसी में उसका कुछ अलग अलग बना दिया गया कि किस में क्या क्या है। और टेम्पोरल अरेंजमेंट में क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज होता है कि अगर ये क्रॉप हुआ उसके बाद हम उस फील्ड पे ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, एक सीक्वेंस में हो जाएगा कि पहले ये किया फिर ये किया, तो ये हो जाएगा स्पेशियल अरेंजमेंट और टेम्पोरल अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं फंक्शनल बेसिस क्या होता है। तो देखिए जितना भी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है टू टाइप का होता है, प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन में क्या किया जाएगा, फूड, फॉडर, फ्यूल वुड, क्लॉथ्स, शेल्टर। तो जैसे कि जानते हैं अगर प्रोडक्टिव में यही सब आएगा, फूड हम ले सकते हैं, फ्यूल वुड ले सकते हैं, क्लॉथ ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, फॉडर क्या हो गया, गाय के लिए चारा, ये सब ले सकते हैं। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, विंड ब्रेक, विंड ब्रेक हो गया, शेल्टर ब्रेक्स हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सॉइल इंप्रूवमेंट हो गया। विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक्स क्या होता है, ये सब देखिए दोस्तों। अगर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर एक क्रॉप है, आप खुद देखोगे अगर एक क्रॉप है खड़ा है, हवा उस साइड से तेज़ से आ रही है, आप उसी साइड में आप उसी जगह पे अगर ट्री लगा हुआ है तो जितना भी हवा है वो ट्री उसको रोक लेगा। क्या करेगा, ट्री रोक लेगा उसको, तो हवा इधर पास नहीं होगा, आपका क्रॉप बचा रहेगा। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन कैसे, इरोजन से बचा लेता है। आपका मल्चिंग होता है इसमें, जैसा कि आपको बताया था मल्चिंग होता क्या है। फिर क्या है, सॉइल इंप्रूवमेंट, आपको बताया था सॉइल इंप्रूव कैसे होता है इसमें। तो आगे चलते हैं हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री होता क्या है। तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट which primarily aim at providing continuous flow of goods and services for the benefits of people. The definition implies that production of forest goods are needs of the local people is social forestry. Thus, social forestry aim at growing forest of the choice of the local population. Stated that Shah stated in 1985 that conceptually social forestry deals with the poor people to produce goods such as fuel, fodder, etc. to meet the needs of the local community, particularly underprivileged section. अब इसका मतलब क्या है, चलिए सही से आपको समझाते हैं। इसमें होता क्या, मान लीजिए एक कम्युनिटी है, उन लोगों ने दोस्तों पेड़ लगाया अपना पर्सनल यूज के लिए कि उसे वो फॉडर ले सके, फॉडर क्या होगा, गाय का चारा, फ्यूल के पर्पस के लिए गुड प्रोड्यूस कर सकें। उनका अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो वो फॉरेस्ट लगाए हैं एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सोशल फॉरेस्ट्री इम्प्लाइज दैट कल्चरिंग ऑफ ट्रीज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि ट्रीज जो है पीपल द्वारा लगाया जाता है, पीपल के लिए लगाया जाता है, और इसमें यूज भी जो है वो पीपल ही करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशंस, इट एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया बाय रिहेबिलिटेटिंग वेस्टलैंड वाइल प्रोड्यूसिंग बायोमास बोथ फॉर इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूज। अब मान लीजिए कोई वेस्टलैंड पड़ा हुआ है, वेस्टलैंड मतलब वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वो पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ का, वो आपका फॉरेस्ट लगाएंगे अपना इकोनॉमिक लिफ्टमेंट के लिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो उनका अपलिफ्टमेंट होगा इकोनॉमिकली, सोशली वो आगे बढ़ेंगे। ऊपर से हम लोग का जो वेस्टलैंड है वो भी अब यूजफुल हो गया, वो भी काम में आ रहा है, क्योंकि उसमें फॉडर लगेगा, वो उससे हमारा जो लाइव स्टॉक है उसको चारा मिलेगा, फ्यूल वुड मिलेगा, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिल सकता है, टिम्बर यूज के लिए, तो बहुत सारे पर्पस हैं इसके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, इट इज साइन लार्जेस्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग द जॉब। अब मान लिया जाए अगर एक फॉरेस्ट आप लगाते हैं, ठीक ना, तो उससे कितना सारा सोचो आप जॉब एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई लकड़ी उसका काटेगा, उसके अलग अलग फर्नीचर बनाएगा, उसके बाद उसका मैनेजमेंट, उसके बाद उसका लाइव स्टॉक, कोई ले जाके वहाँ लाइव स्टॉक चारा बाहर बेच सकता है या खुद अपना लाइव स्टॉक को ले जाके वहाँ खिला सकता है, तो बहुत सारा जॉब होगा जिससे गरीबी मिटेगी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डिस्करेजिंग द माइग्रेशन ऑफ लेबर टू अर्बन हैबिटेट्स। अब मान लिया जाए अगर जहाँ पे आप हैं, जिस एरिया में आप हैं, अगर आपको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो आप क्यों बाहर जाओगे, आप तो बाहर नहीं ट्रैवल करोगे जब आपको घर पे ही मिल रहा है। तो इससे होता क्या है कि रूरल जो है वो रूरल लोग वहीं पे रहेंगे और अर्बन की ओर ज़्यादा जॉब के लिए भागेंगे नहीं, क्योंकि लोकल में अगर उनको अच्छा सा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो ऑब्वियस है वो करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस एंड प्योरिटी। तो इसमें देखिए बैलेंस, ये आपको लोग को पता ही होगा कि जितना पेड़ लगाएंगे वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही सही है, तो ये हो जाएगा। दूसरा इजी एंड एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड फायरवुड फॉर द फैमिलीज, फॉर्डर फॉर देयर डोमेस्टिक एंड टिम्बर वुड फॉर द डोमेस्टिक यूज। इसमें क्या है, अगर अभी अब मान लीजिए हमको अभी लकड़ी चाहिए, तो क्या होगा कि हम लोग को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ लकड़ी मिल रहा है, इजली अवेलेबल ढूंढना पड़ेगा, लकड़ी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए एक लोकल में अगर एक फार्मर अपना ही लैंड पे सब कुछ कर रहा है तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, उसका फॉडर भी, गाय के लिए चारा भी ईजिली अवेलेबल होगा, उसके लिए फायरवुड भी ईजिली अवेलेबल होगा, और टिम्बर मतलब लकड़ी उसका फर्नीचर वगैरह के लिए ये सब भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद फॉस्टरिंग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपल इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी इसमें डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, तो क्या क्या है कंपोनेंट, ये है फार्म फॉरेस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग फार्मर्स टू प्लांट एंड रेज ट्रीज ऑन देयर ऑन प्लॉट ऑफ लैंड थ्रू द फ्री ऑफ सब्सिडीज सप्लाई ऑफ सीडलिंग इन ड्राई एरियाज, ट्रीज आर ग्रोन अराउंड द फार्म। तो इसमें क्या बोला कि देखिए फार्म फॉरेस्ट्री मतलब इनकरेज करना है फार्मर्स को, इसकी आपने जो आपका प्लॉट खाली पड़ा हुआ है साइड में, वहाँ पे आप साइड में ट्री लगा सकते हो, ट्री ग्रो कर सकते हो ऑफ द फार्म। नेक्स्ट है रूरल फॉरेस्ट्री फॉर द बेनिफिट of the community as a whole through massive plantation along roadside and canal banks, around tanks and ponds on a fallow and cultivated land. It also extension forestry as this, मतलब इसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री भी बोल रहे हैं। क्यों एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोले दोस्तों, इसमें क्या करें कि बोल रहे कि आप जहाँ भी पेड़ रोड है, रोड के साइड आप पेड़ लगाओ, रेलवे ट्रैक है उसके साइड अगर आप ज़मीन खाली पड़ा है, मतलब आप बस देखो जहाँ अनकल्टिवेटेड लैंड है, अनयूजेबल लैंड है, आप उसको लगाओ। कैनाल बैंक हो गया, टैंक हो गया, पॉन्ड हो गया, जो खाली ज़मीन है वहाँ पे आप पेड़ लगाओ। देखो इससे क्या होगा, एक तो ये मतलब ब्यूटी है, मतलब आप देखोगे तो सुंदरता भी बढ़ेगा, प्लस अब पेड़ लगा रहे हैं तो हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है, प्लस उससे जो मान लीजिए कोई कम्युनिटी बगल में है अगर वो पेड़ लगा रही है तो वो आगे उस चल के उससे फ्यूल, फॉडर, टिम्बर ये लेके यूज भी कर सकती है। तो बहुत सारे दोस्तों इसके फायदे हैं। नेक्स्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री इन द अर्बन एरिया इज दैट ऑन द यूजलेस लैंड नियर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, रोड साइड हॉस्पिटल्स, रिक्रिएशन गार्डन्स, म्यूनिसिपल एरियाज एक्सेट्रा। कम्युनिटी वुडलैंड्स आर प्लांटेड बाय पर्टिकुलर कम्युनिटीज देमसेल्फ ऑन द लैंड ऑफ देयर ऑन और ऑन दैट पुल्ड बाय देमसेल्व्स एंड बेनिफिट्स ऑफ विच आर शेयर्ड बाय देम इक्वली। अब इसमें क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या बोला कि अगर अर्बन फॉरेस्ट्री में रोड साइड की तरह हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स है, आसपास की जगह खाली है वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद गार्डन्स में है उसमें कर सकते हैं, म्यूनिसिपल एरिया है, कम्युनिटी वुडलैंड, ये सब एरिया जो है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये सब जगह हम लोग पेड़ दोस्तों लगा सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आज था हमारा का टॉपिक एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। तो आगे चल के हम लोग और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।